बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। बिहार का बजट, अंतिम बजट नीतीश कुमार सरकार ने पेश किया। सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री, उन्होंने पेश किया ये बजट। अब तक के इतिहास में इतना बड़ा बजट कभी बिहार में पेश ही नहीं हुआ था। 3,17,000 करोड़ का ये बजट है जो कि पेश हुआ। अब इसको चुनावी बजट भी कहा जा रहा है क्योंकि इस बजट में मुख्य तौर पर 3 बातें विशेष रही, यानी 3 वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। महिलाएं नंबर 1, किसान और युवा, इन तीनों के लिए भर भर कर उसमें कई बातें कही गई हैं। हालांकि तेजस्वी यादव आरजेडी खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हमने महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही थी, ये मांग क्यों नहीं मानी गई है। लेकिन रेवड़ी बजट ये नहीं है, ये पूरी तरह से साफ हो गया कि चुनावी रेवड़ी बीजेपी नीतीश कुमार नहीं देने वाले हैं। उन्होंने योजनाओं का ऐलान किया है, बजट का प्रावधान रखा है, लेकिन फंसाने के लिए रेवड़ी कल्चर से दूर रही है बीजेपी और जेडीयू। तो अब इसी को लेकर घमासान है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई मेरी उम्र भले ही कच्ची है लेकिन मैं बच्चा नहीं हूं, 36 साल का हूं। और नीतीश कुमार की उम्र पे भी कटाक्ष कर दिया था उन्होंने, 75 साल के बोला था। तो अब बीजेपी कह रही है भाई उम्र से क्या होता है, राहुल गांधी भी तो 50 पार कर चुके हैं कब के। लेकिन अब उम्र और सियासत की उम्र दोनों में बहुत फर्क होता है। तो अब बिहार में खेला शुरू हो गया है, राजनीति जमकर हो रही है और पूरी तरह से चुनावी मोड में राज्य आ चुका है। तो अब ये 36 का जो आंकड़ा है ये क्या मात दे पाएगा, या फिर नीतीश कुमार ये पहाड़ा पढ़ा देंगे तेजस्वी यादव को कि आखिर 36 है क्या। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जो आज इस मुद्दे पर चर्चा में रही। महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आने से पहले 2004-5 में जहां बजट 23,885 करोड़ दिया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। लालू यादव छटपटा रहे हैं कि अपने बेटा को कैसे हम मुख्यमंत्री बना दें, तो उनके कहने से नहीं होगा। जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था। जाति जनगणना, किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार के कहने से बिहार की जनता फिर से अंधेरे में नहीं रहेगा। लालटेन युग में अब फिर से उजाले में है और उजाले में है। हम लोग अगर मेरे को नदी राजनीति कर रही है, तो दूसरे बातें नहीं करेंगे। I'm not 75 years old, मेरा 36 साल उम्र है। हर एक इंडस्ट्री की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। जिस थाली में अपने 75 को छेद है वो दूसरा का छेद गिन रहा है। नीतीश जी के लिए चिंतित ना हो। नीतीश जी के लिए चिंता नीतीश जी की बिहार की जनता कर रही है। तेजस्वी जी अपना देखें कि कैसे वो अपना 20 सीट 25 सीट बचाएंगे। तो ये जो अंतिम तस्वीर थी ना, ये काफी ज्यादा दिनों तक छाई रहने वाली है। जब सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अपनी सीट से उठे
और उन्होंने सीधे सम्राट चौधरी को गले लगा लिया कि मतलब बहुत खुश नजर आए वो कि बहुत बढ़िया बजट पेश किया। चलिए इसी पर भी राजनीति शुरू हो गई है, उम्र पर तो थी ही लेकिन अब बजट पर राजनीति है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा जी जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। साथ ही हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। अब मनीष कुमार जी, पहले शुरुआत आज आप ही से करती हूँ। कच्ची उम्र है तेजस्वी यादव की, वो खुद मान रहे हैं। वैसे 36 साल की उम्र में कच्ची उम्र होती है ये एक नई बात है, लेकिन उन्होंने कहा भाई उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन राजनीति का मैं पक्का खिलाड़ी हूँ और लंबी रेस का घोड़ा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बस रिटायरमेंट की एज में हूँ। तो ये चैलेंज लग रहा है क्या, क्योंकि उम्र को लेकर के तो अब इस बार बहुत बात हो रही है बिहार में। हमें लगता है कि सच में तेजस्वी जी कच्ची उम्र में है और बुद्धि भी उनकी बहुत ही नादान है। आज हम राजनीति में जितने भी बड़े अपने आदर्शों की बात करते हैं, महात्मा गांधी हो, लोहिया जी हो, जयप्रकाश जी हो, जिनके भी विचारों पर हम चलते हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, क्या वो तेजस्वी के उम्र के लोग थे? अरे भाई किसे अपमानित कर रहे हैं भाई? आपके पिताजी भी उम्र दराज हो गए तो आप उन्हें भी अपमानित करना तो चाह रहे हैं? पिता को तो उन्होंने रिटायर कर दिया ना, अब तो वही नेता हैं। पार्टी उन्होंने उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और वो भी कागज पर हैं। आज तक ऐसा कोई पार्टी का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देखी होंगी कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कागज पर है लेकिन किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो पाते। वो केवल शादी में और भोज में ही शामिल होते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, लेकिन कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी जी सचमुच नादान और बिहार की समझ उनके समझ से बहुत बाहर चीज। बिहार में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया उनके समझ की बस की बात नहीं है, और वो तो पढ़े लिखे भी कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उम्र में उनकी जो बात दी गई है, शायद मुझे लगता है उम्र में भी घोटाला है। हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने कई बार इस बात की चर्चा वो कर चुके हैं कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, उसमें भी कंफ्यूजन है। बड़े तेज प्रताप जी हैं कि बड़े तेजस्वी जी हैं, इसमें भी कंफ्यूजन है। हाँ। इसलिए बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी लकीर खींची है। आज जो बजट पेश हुआ एक ऐतिहासिक दिन रहा बिहार के लिए। ठीक है। 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट पेश हुआ और इसमें छात्र, युवा, किसान, महिला सबको केंद्र में रखा गया है। आज केवल 60,000 से ऊपर शिक्षा विभाग पर खर्च के लिए रखा गया है। लालू जी के समय और राबड़ी जी के समय मात्र 23,000 का बिहार का बजट होता था। तो बिहार इनके समझ से बाहर है, इन्हें कहां बिहार की समझ आने वाली। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी, अब उम्र में नादान है, राजनीति में नादान है, और अब देखिए इतना बड़ा इतिहास में सबसे बड़ा बजट आपका पेश किया, किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर, सबके लिए, तो उसमें पिटारे में सब कुछ है, तो फिर दिक्कत क्या है? नादानी है ना ये तो फिर। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि बिहार में आजादी के बाद से ही घाटे का बजट पेश होता रहा और पहली बार सरप्लस बजट राबड़ी देवी जी के समय में पेश हुआ। क्यों नहीं बताते हैं? और 1989 में बजट का साइज क्या था ये भी जरा बता देते। तो महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है और बजट में जो आप प्रावधान कर रहे हैं, इन दोनों के बीच कोई साम्य नजर आ रहा है आपको? प्रति व्यक्ति आय आज भी बिहार में सबसे कम क्यों है? इसका कोई हिसाब किताब है? 20 वर्षों में 15 वर्षों तक एनडीए का ही शासनकाल रहा है, भाजपा के साथ ही इन लोगों ने सरकार चलाई है। तो इसलिए धारणा के आधार पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। आज बिहार आप जाकर देख लीजिए, बिहार के हॉस्पिटलों में कुक्कुरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। डॉक्टर कम, कुत्ते ज्यादा नजर आ रहे हैं, और नवजात शिशु को नोच नोच के खा जाते हैं वहां कुत्ते। एक मां पर क्या गुजरती होगी, इसका कोई इस वेदना का हिसाब किताब है इन लोगों के पास? ये अभी रिसेंटली होना शुरू हुआ है या तब भी था जब आरजेडी के शासनकाल में सरकार थी? बता दीजिए ना कब वहां मैं तो पूछ रही हूँ आपसे ना, आप बताओ। नहीं था ना, मैं अभी क्या आपको जो वहां की हालात हैं वो मैं आपको बयां कर रहा हूं। और मैं नहीं कह रहा हूं, जो WHO का मशवरा है कि प्रति 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जब कोरोना का कहर जारी था तो बिहार में 50,000 आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर था। और नीतीश जी की सरकार ने ही 16 मई 2020 को पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा जो पेश किया गया आंकड़ा था, वो पेश जो किया कि 75% से अधिक डॉक्टरों के
और 70% से अधिक जो है स्वास्थ्य कर्मियों के पद खाली हैं और ग्रामीण इलाके में 85% पद रिक्त थे। तो इसको भरने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया और 1,35,000 पब्लिक हेल्थ कार्डर का पोस्ट क्रिएट किया स्वास्थ्य मंत्री रहते तेजस्वी जी ने। अंतिम रूप दी बहाली को। लेकिन नीतीश जी के मन में खोट था कि कहीं श्रेय इस आदमी को ना मिल जाए, उस फाइल को ही दबा के रख दिया, उस पर दस्तखत ही नहीं हुआ, कैबिनेट से पास ही नहीं होने दिया, दबा दिया था, ये कह रहे हो उपमुख्यमंत्री ने। वो तो कैबिनेट से ना पास होता है, नया पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है, किसी विभाग में बहाली तो एक होनी समय है। में तो कैबिनेट में तो थे ही ना, तेजस्वी यादव भी थे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ तेजस्वी जी का ही ना बयान है, उनकी नहीं चलती थी। लेकिन हर विभाग में के बाद इन्होंने कहा कि नहीं नहीं चुनाव के समय इसको करना है तेजस्वी। अच्छा, इसलिए मन में तो खोट था ना कि हम लोगों से तभी तो नादान मैंने शब्द का इस्तेमाल किया। इतनी नादानी थी कि वो समझ ही नहीं पाया कि उनके साथ खेला हो गया। नादानी थी ना। अच्छा एक बात सुनिए ना, हाँ। जब IGIMS में बहुत सारे जांच को निःशुल्क कराने का फैसला ले लिया गया, उस पर कुंडली मार के कौन लोग बैठे हुए थे? ओके। और जो जाति आधारित गणना के बाद स्वरोजगार के लिए हमने कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए 66 रोजगार के लिए उनको सरकार की तरफ से सहायता देने का फैसला किया, वो आज तक क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? अच्छा ठीक है, तो इसलिए ये बातें जवाब ले लेते हैं। राधिका खेड़ा के पास में आऊं, लेकिन हैं। एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि लगातार जेडीयू पर ही हमला हो रहा है। मैं क्विक रिएक्शन, मनीष जी जरा इसका जवाब दीजिए। अब नादान तो वो है ही, अब नादानी में चाचा ने उनको इस तरह से दबा दिया था। प्रखर है, नादान नहीं है, बहुत प्रखर है। मुख्यमंत्री जब उन्होंने खुद ही कहा, मैं नहीं कह रही, वो खुद कह रहे हैं। देखिए मन में खोट था। अब कपटी नहीं ना है हम लोग, ऐसा है, निश्चल लोग हैं, निष्कपट हैं, निष्कलुष हैं। इसको अगर आप नादान कर रही हैं तो आपकी इच्छा। जिज्ञासु जी अब थोड़ा बोल लिया हो तो मुझे ही बोलने दें। ऐसा है कि तेजस्वी जी जन्म से ही श्रेष्ठ हैं। कभी लालू जी गांधी मैदान से हुंकार भरते थे कि अब राजनीति में कोई रानी के पेट से राजा नहीं बनेगा, लेकिन आज तेजस्वी जी में वो सारे गुण हैं। जन्म से भगवान। अब जयंत जिज्ञासु जी JNU के विद्यार्थी हैं, लेकिन मैं डंके के चोट पर आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जयंत जिज्ञासु जी उनके सामने शून्य होंगे। शून्य है उनके सामने, चाहे देश के या विदेश के किसी यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी रहे हो, लेकिन तेजस्वी जी और तेज प्रताप और लालू जी के कोई भी परिवार हो, उसके सामने शून्य है। वो जन्म से ही श्रेष्ठ। लोकतंत्र डिग्री से नहीं चलता, लोकतंत्र विश्वविद्यालय की उपाधि से नहीं चलता ना। आज हमारा PMCH विदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। IGMS में आंख का, पूरे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल। आज लगभग हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोल रहे हैं। अरे पॉइंट वो नहीं था मनीष जी, पॉइंट वो नहीं था, पॉइंट वो नहीं था भाई। राधिका खेड़ा जी को फ्रेम में लाइए, पॉइंट वो नहीं था। राधिका जी, पॉइंट ये है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी भी A टीम बनकर काम करेगी इस बार, कांग्रेस ने भी कह दिया है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वो 36 साल के हैं और उनके लिए बहुत लंबी अभी लाइन खींचनी बाकी है राजनीति में। वो ज्यादा समय तक सेवा कर पाएंगे बिहार की, जो कि आपके नेता नहीं कर पाएंगे। सभी को नमस्कार। रीमा जी, बिहार के पास दो रास्ते, एक वो जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार के 15 साल के अपहरण, उद्योग और घोटालों से भरा अंधकार था, और दूसरा वो जो नीतीश बाबू जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित बजट से रोशन हो रहा है। आज अगर आप देखेंगे जो बजट पेश होता है वो 3.17 लाख करोड़ का पेश हुआ है, जो एक ऐतिहासिक बजट है बिहार के लिए, जिसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग सभी के कल्याण का ध्यान रखा गया है। शिक्षा पर 60,000 करोड़ है, तो स्वास्थ्य पर 20,000 करोड़, ग्रामीण विकास पर 16,000 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग पर बड़ा निवेश, ताकि बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाया जा सके। महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप से लेकर महिलाओं के लिए बस सेवा तक, रोजगार से लेकर सुरक्षा तक नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। किसानों के लिए भी MSP पर खरीदी की गारंटी हो, सस्ती बिजली हो, कलेक्शन हो, सब्सिडी योजनाएं सब लाई गई है। लेकिन सवाल अब क्या है? सवाल यह है कि इनका विरोध कौन कर? विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने 15 साल तक बिहार को जंगल राज में धकेला था, जहां मुख्यमंत्री निवास में अपहरण की डिसीजन होती थी कि कितना पैसा किसको देना है, किसको नहीं देना है, जहां स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, सड़कों पर कानून नहीं था और कारोबार सिर्फ अपहरण और घोटालों से चलता था। 2004 में अगर आप देखेंगे आज के मुकाबले बिहार का बजट करीबन सिर्फ 23,000 करोड़ था, और आज वो 3.17 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ये विकास और सुशासन की ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार के साथ हो रहा है।
लेकिन देखिए ना, विपक्ष आज भी किस तरीके की राजनीति कर रहा है। वो कह रहे हैं मेरी उम्र रह रही है, ये उम्र के बुजुर्ग हो चुके हैं, या जातिवाद पे जा रहे हैं, या धर्म के ऊपर जा रहे हैं। हमने देखा जब जब धर्म के ऊपर बोलने की बारी आई, ये तेजस्वी यादव हो, यही लालू प्रसाद यादव हो, किस तरीके से महाकुंभ से लेकर हर चीज को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की बात आती है, मैं सॉरी ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे ही मुसलमानों की बारी आती है, तेजस्वी यादव सीना तान के आगे आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? उनको बराबरी से हिंदुओं के लिए भी नहीं खड़ा होना चाहिए, उनको अपने पिता की टिप्पणी के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, उनको खुद स्वयं जब सावन का महीना होता है, नवरात्रे होते हैं, तो राहुल गांधी के साथ मटन नहीं बनाना चाहिए, लोगों की आस्था का ख्याल रखना चाहिए। क्या वो यही सब तब कर सकते हैं जब रमजान का समय हो और ये खाने खा रहे हो? नहीं करेंगे। तब ये एक ही समुदाय के लोगों के बारे में बात करेंगे। तो यही राजनीति है जिससे बिहार बच रहा है। और लगातार, क्योंकि ये देखिए ना, ये सिर्फ इसी में घूमते रह जाएंगे, खाना बनाओ, मुसलमान तुष्टीकरण करो, सबका साथ सबका विकास के लिए। इनसे पूछे 15 साल इनका राज्य था, क्या किया इन्होंने मुसलमानों के लिए? अब ये जो हिसाब बहुत आसान है। जयंत जिज्ञासु जी, यही तो हिसाब मांगा जा रहा है। जब आज तेजस्वी यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि उनके माता पिता के वो 15 साल, बिहार उनका भी जवाब पूछ रहा है। जंगल राज जो एक टैगलाइन दी गई, उसका जवाब पूछ रहा है, अपहरण का जवाब पूछ रहा है। अब आप खुद देखिए, जेएनयू में आपने पढ़ाई की, आपको भी बिहार से दिल्ली आकर के पढ़ाई करनी पड़ी, इसका हिसाब पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि ये बार बार 2-3 शब्द रट लिया जाता है और उसी को हर डिबेट में बोला जाता है का फलाना ढेकाना। नहीं होते थे क्या? की रिपोर्ट है, नहीं होते नहीं थे। नहीं, आप मुझे जवाब देने दीजिए ना। तब क्या होता था, अब क्या होता था? रटे हुए शब्द है, मैं तो जानना चाहती हूं, रटा हुआ ही शब्द है, इसलिए नहीं, सच्चाई मैं बता रहा हूं ना कि लालू जी का कार्यकाल वंचितों के लिए स्वर्णिम काल था, जहां सीमित संसाधन में हर व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित किया गया था। और हम नहीं ना डेटा बनाते अपने घर में, ये बताएं ना कि भाई बेरोजगारी और अपराध में एक अन्योन्याश्रय संबंध है, और 46.6% बेरोजगारी 2020 तक तो बिहार में था। और डेटा ये कहता है कि 2005 तक क्राइम के मामले में बिहार 7वें स्थान पर होता था। इन्होंने तो अपहरण के मामले में 3रे स्थान पर पहुंचाया, और ऐसा रिपोर्टिंग होती थी जैसे हर घटना बिहार में ही घटने के लिए जो है तैयार बैठा हो। मतलब मीडिया की गलती है 90 में, नहीं मीडिया की नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात मैं कर रहा हूं कि 90 से 2004 तक लगातार घटा, और 2005 से अब तक क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। 90 में 1.24 लाख, 95 में ये घट के मामले हो गए 1.15 लाख, 2000 में घट के 96,000, 2005 में थोड़ा सा फिर बढ़ रहा है, ये लोग सत्ता में आए हैं 1.04 लाख, 2010 में बढ़कर 1.37 लाख मामले आए, 2015 में बढ़ के 1.96 लाख। मतलब पॉइंट आपका ये है कि लालू जी के शासनकाल से बदतर ये शासनकाल चल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो ना? एकदम। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, बाजार समिति को क्यों समाप्त किया गया? किसानों की बात कर रहे हैं। हमारे समय में तो सरकार, अपहरण वाली बात खत्म हो जाए ना, अपहरण की बात तो मैंने आपको बताई। नहीं, एक बात कहने की इजाजत दी जाए। मुसलमानों की बात आई कि इन लोगों ने क्या किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बुनकर भागलपुर में जो उस पारंपरिक उद्योग में अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको हम लोगों ने बीमा के तहत लाने का काम किया। दंगा पीड़ित थे वो लोग। और विश्वविद्यालय का बजट, शिक्षा बजट पर बात हो रही थी। केरल में विश्वविद्यालय का सारा एक ही डिबेट में सब कुछ एकदम काम तमाम कर रहे हैं। हर डिबेट में अगर ये इस तरह से विलेन की तरह पेश करेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा रुकिए, दुष्यंत नागर जी, ये मैं आपसे मतलब सच्चाई जानना चाहती हूँ। आप भी पहले भी बिहार गए होंगे और जाते ही रहते होंगे हमारी तरह, हम भी कवरेज के लिए जाते हैं। लालू जी के समय भी कवरेज के लिए गए। अब जो एक्सपीरियंस होता था, उसके बाद नीतीश जी के काल में भी लगातार जाने का अवसर मिलता रहा, जो हमने देखा। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं कर रही, आप बताइए, आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखता क्या बिहार में लालू जी के शासन में और नीतीश जी के शासन में? जी बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। लालू जी के समय पीड़ित की FIR दर्ज होती थी, कार्रवाई होती थी, अब FIR दर्ज नहीं होती है। अच्छा, ये परिवर्तन हुआ है। तो फिर केसेस कैसे पता लगते हैं कि केस हो गया? अभी उन्होंने इतनी सारी संख्या बता दी, केस दर्ज होगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ हुआ है केस। 3-4 घटनाएं होती है तो एक दर्ज होता है। और दूसरा सुन लीजिए, देखिए भाजपा के प्रवक्ता को अभी से बेचैनी होने लगी। क्या वो तो कुछ कह ही नहीं रही है, वो शांति से सुन रही है। लालू जी के समय में केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, सिर्फ राजभवन में बैठ के मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिशें होती थी, राजभवन से लगा के दिल्ली तक।
और पैसा जो राज्य के हित का पैसा था वो पैसा उनको अलॉट नहीं होता था। अब क्या है, अब स्पेशल पैकेज चल रहा है, स्पेशल पैकेज चल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए, क्योंकि इसके बाद आप इन्हें अवसर देंगे, तो मैं प्रश्न रूप में रख देता हूं कि किस तरह से अब से चंद महीने पहले इन्होंने नीतीश जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। सदन में नीतीश जी की कुछ शब्दावली में कुछ जबान उनकी पलट गई थी, फिसल गई थी, उन्होंने कुछ बोल दिया था। कैसा कैसा इन लोगों ने उनके लिए शब्दावली का प्रयोग किया। भाजपा को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, भाजपा को और किसी से लेना देना नहीं है। सत्ता प्राप्ति के लिए ये गठबंधन बदल देते हैं, नियम बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं, आरोप तक बदल देने वाली पार्टी। मुझे मौका दीजिएगा तो जवाब का। क्या कहेंगे ये आज आदरणीय तेजस्वी जी के ऊपर सवाल उठा रहे। तेजस्वी जी सच्चे इंसान है, उन्होंने आके दुनिया के सामने स्वीकार किया है अपनी शिक्षा को। इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता है कोर्ट में धक्के खाते हुए घूम रहे हैं, डिग्री नहीं दिखाते। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। ठीक है, गरीब दलित पिछड़े वंचित को अगर आवाज देने का काम किया है तो वो श्री लालू जी ने किया है, श्रीमती राबड़ी जी ने किया है, श्री तेजस्वी यादव जी ने किया है। राधिका और खेड़ा कोई जी कमजोर ना समझे, कांग्रेस का हाथ तेजस्वी के साथ वो तो दिख ही रहा है उसमें तो, लेकिन ए टीम वाली बात हो गई ना। अब तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब तो ए टीम वाली बात चल रही है। आप मतलब आगे वाली बात आपने की नहीं। आगे ये हो चुका है कि आपके जो प्रभारी हैं कांग्रेस के और आपके जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हम बी टीम बनकर नहीं रहेंगे बिहार में, हमें ए टीम बनकर रहना है। तो ए टीम का मतलब तो समझ ही जाइए ना। वो दोनों के बीच का मामला है। दोनों के बीच उसमें भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्ट क्यों लेती है? अच्छा, भाजपा अपने वादे पूरे करे। ओके, तो जनता को सवाल नहीं पूछना, ये जनता को सवाल नहीं पूछना है ना, ये दोनों के बीच का आपसी मामला है। दो दलों के बीच का मामला है, दोनों मिल बैठ के सुलझा लेंगे। ठीक है, भाजपा क्यों खुश हो रही है? राधिका जी जवाब दीजिए। प्रवक्ता क्यों? ओके, सबसे पहली बात तो आपका साधुवाद साहब। पोस्टर से फोटो गायब होने पे दुष्यंत जी ट्वीट तेजस्वी जी के द्वारा बोला जाता है। मैं कल भी परसों कुछ डिबेट में बैठा था और उसमें यह चर्चा हो रही थी कि नीतीश जी की पोस्टर से तस्वीर गायब है। उस समय आपको यह चिंता ज्यादा सताती है कि भाजपा और जदयू में फोटो गायब है, नीतीश जी को हटा दिया जाएगा। उस समय तो चिंता आपको। हाँ, वैसे वो भी तो फिर बीच का मामला हुआ ना दुष्यंत जी। सम्मान करते हैं सर। अभी तो तुरंत आप बोल रहे हैं कि राजद और कांग्रेस का मामला है। अरे वाह, ये दोहरा पॉलिसी कैसे चलेगा? हम उनका दोहरी पॉलिसी कैसे चलेगी? और नीतीश कुमार जी जैसे नेता, देखिए नीतीश कुमार जी का सम्मान है, आप नीतीश कुमार को मत लाइए बहस में। नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, लेकिन उनके शासनकाल का सम्मान नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड ही कहेंगे इसको। तो फिर राधिका जी जवाब दे रही हैं। नीतीश जी भी लड़ेंगे। अच्छा ठीक है, राधिका जी जवाब दे रही हैं, फिर आते हैं मनीष जी। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा रुकिए ना एक मिनट, अरे रुकिए। राधिका मेरा नाम है, मेरा नाम है राधिका। अब सुनिए जवाब सुनिए भाई, जवाब सुनिए दुष्यंत जी, जवाब सुनिए। दुष्यंत जी, आपका साधुवाद, आपने कहा कि कांग्रेस का हाथ तेजस्वी के साथ है, यह हाथ बनाए रखिएगा। जो परजीवी कांग्रेस है, किस तरीके से तेजस्वी की जो बची खुची वोट बची है वो भी खत्म कर देंगी। बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये कह रहे थे कि राजनीति के लिए क्या क्या कर लेते हैं। रीमा जी, आपको याद होगा, आप तो बहुत समय से जर्नलिस्ट है और दुष्यंत जी भी बहुत सालों से डिबेट पे आ रहे हैं, मेरे भी आने से बहुत पहले से। तो एक मुख्यमंत्री होते थे दिल्ली के, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल साहब। उनका एक स्टेटमेंट था कि सोनिया दीक्षित इस देश की सबसे भ्रष्ट महिला है, शीला दीक्षित ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। और फिर उन्हीं के साथ कांग्रेस ने ऐसा गठबंधन किया कि सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी, उन्होंने स्वयं जाके अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को वोट दिया और उनके साथ गठबंधन किया, और अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं सोनिया गांधी को वोट दिया। और हाँ, मेरे को अगर याद है तो बाला साहेब ठाकरे जी ने भी कहा था कि कौन नाचते हैं सोनिया जी के आगे, कौन झुकते हैं, याद है ना आपको? मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगी। और ये तक कहा था कि मैं अपनी पार्टी खत्म कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और क्या क्या बोला था उन्होंने सोनिया गांधी के लिए। लेकिन देखिए आज सत्ता का इतना लालच कि राहुल गांधी हाथ पकड़ पकड़ के साथ घूमते हैं ठाकरे परिवार के। तो इसकी बात नहीं करें आप लोग, पहले अपने घर को संभालिए। शीशे का इतना बड़ा घर बनाया हुआ है, जो आप छोड़िए, पत्थर छोड़िए, एक छोटा सा ये पेपर क्लिप है ना, वो भी पड़ गया तो थर 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 करके टूट जाएगा। तो जो परिजीवीपन है, और आप लोग प्लीज बिहार के बारे में चर्चा मत करिए। आप लोगों का अस्तित्व रह कहाँ गया?
किधर हैं आप? दिल्ली में कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? और आप देखिए ना, जहां पे इनकी अलायंस जीती है, झारखंड ले लेते हैं और जम्मू कश्मीर ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ तौर से कह दिया कि हम आपको एक भी मंत्रालय नहीं देंगे, एक मंत्रालय नहीं है। झारखंड में उन्होंने कहा हमें डिप्टी सीएम चाहिए, जिस तरीके से आज कहा जा रहा है ना हम ए प्लेयर होंगे। झारखंड में डिप्टी सीएम मांगा था, क्या हुआ? कितने मंत्री बने? कहाँ हैं आप लोग? तो इसीलिए आपकी अलायंस भी आपको सीरियसली ले रही है। अभी तो वैसे भी राहुल गांधी की जगह पे ममता जी आने वाली है एज अध्यक्ष ऑफ इंडिया अलायंस। तो आप पहले अपना घर संभालिए। देश और बिहार हम हैं संभालने के लिए, संभाल रहे हैं और आगे भी संभाल लेंगे। ठीक है। दुष्यंत जी एक लाइन में जल्दी से, फिर जयंत जी के पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जितनी चिंता इंडिया अलायंस की है, कांग्रेस के सहयोगी की है, उतनी बिहार की जनता की चिंता हो जाती तो इस डिबेट की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, लेकिन क्या करें, जनता है ना, देश के पास एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है स्ट्रॉन्ग विपक्ष। नो विपक्ष अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। जो मेरी छोटी बहन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कृपया आज स्टॉक एक्सचेंज का हाल देखा, वो हाल भी बता दीजिए। अच्छा, कहाँ से कहाँ पहुंच गए जयंत जी? अच्छा, कहाँ से कहाँ पहुंच गए? अरे रुकिए ना, बिहार पर तो रहते हैं। इतना अच्छा बजट पेश हुआ है 3,17,000 करोड़ का। 3,17,000 करोड़ पर तो बात कर ले जयंत जी। ग्यासु जी, ये सनातन का मामला तो आएगा। देखिए, कुंभ को लेकर आज भी काफी कुछ बातें चली है ना, कितना गर्व के साथ सभी सनातनी बात कर रहे हैं। अब नवरात्र भी आने वाले हैं, होली भी आने वाली है, फिर वही सवाल खड़े होंगे, नवरात्र में मटन किसने खाया, नवरात्र में मछली किसने खाई सावन के महीने में? तो ये सवाल भी तो पूछे ही जाएंगे फिर। क्या ये सवाल है? हाँ ना, ये हम लोग जो है ढोंगी लोग नहीं है, दिखावा पसंद लोग नहीं है। हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में है राम, और इसलिए अपने चित्त को शुद्ध रखते हैं और समाज में हमारा आचरण उसी के अनुरूप होता है। तो ये बेकार की बात। मैं तो दूसरी बात करना चाह रहा हूँ, ये लंबे चौड़े बजट के साइज पर बात हो रही थी। इस बजट में हमारा किसान कहाँ है, निर्बल कहाँ है, निशक्त कहाँ है, स्त्रियां कहाँ हैं? यही तो तेजस्वी जी ने कहा कि आप चाहें तो हमारे घोषणाओं को ही आप कॉपी करके लागू कर दें। बीच में नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए 7 बड़ी योजनाओं की घोषणा हुई है। 7, झूठ मत बोलिए। 7 उसके स्वावलंबन के लिए क्या है? उसके स्वावलंबन, ये देखिए स्क्रीन पर चल भी रही है महिलाओं के लिए क्या क्या प्लान है। पंचायत में कन्या विवाह, महिला हाट, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, महिला बस, पर्यटक गाइड, कांस्टेबल के थाने के पास घर, ये इतनी सारी योजनाएं तो हुई हैं। ये हमने देख लिया। मैं कह रहा हूं कि हमारे समय में भी, लालू जी के, राबड़ी जी के समय में जो सुरक्षा पेंशन था बुजुर्ग और निर्बल के लिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसको हम 3 गुना से ज्यादा बढ़ाए, 30 रुपये से 100 रुपये किया, और बेरोजगारी भत्ता 50 रुपये 100 रुपये उस जमाने में। और दूसरा भी, शिक्षा पर बजट में बढ़ोतरी की बात कह रहे थे। जिस समय विश्वविद्यालय का शिक्षा बजट केरल में 21 करोड़ का था, यूपी में 68 करोड़ का, यूपी तो सबसे बड़ा सूबा है, वहां लालू जी ने इसको 105 करोड़ से बढ़ा के 156 करोड़ किया था। कहा गया कि मुसलमानों के लिए तो भूमिहीन और बेघर लोग जो थे, पहले 3 साल में 16,253 गृह स्थल हमने बांटे। 1 लाख हस्तकरघा बुनकरों को समूह बीमा के लाने में हम सफल हुए उस योजना के तहत, और 50,000 बुनकरों का बीमा हुआ। सुदूर देहात के बहुतेरे गांव में पहली बार हमने बिजली पहुंचाई। और स्वच्छता योजना की लोग बात कर रहे हैं ना, मोदी जी को गांधी जी के बाद कहा कि ये सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। लालू प्रसाद जी मलिन बस्ती जाकर दलितों के बीच बच्चों का नाखून कटवाना, बाल साफ कराना, और सबको ये कहना कि भाई साफ सफाई रखोगे तो स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ घर, इसी में कोई नई चेतना जगेगी। लेकिन मैं जिज्ञासु जी, ब्रेक से पहले सिर्फ आपसे एक मिनट सुनिए। कालाबाजारी क्यों हो रही है? नकली यूरिया क्यों बिहार में दिया जा रहा है? मुझे किसान को लाभ कब मिलेगा? ठीक है, सिंचाई क्यों नहीं हर खेत में हो रही है? जिज्ञासु जी, लालू जी ने और तेजस्वी जी ने छात्रों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ इतना किया, तो जयंत जिज्ञासु को पढ़ने के लिए जेएनयू क्यों जाना पड़ा? कंचना यादव को पढ़ने के लिए दिल्ली क्यों आना पड़ता है? आपकी पार्टी के तमाम लोगों को बाहर क्यों आना पड़ता है दिल्ली? भाई मैं बता रहा हूं, जब लालू जी ने इतना कुछ दे दिया था आपको वहां पर। अच्छा सुनिए, बहुत लोग ये, अब रीमा जी मुझे नहीं मालूम आप बिहार से क्यों, लेकिन बहुत लोगों को आम का बगीचा और महुए के झूले की याद आती है कि बचपन छीन गया। राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था ना छपरा में, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता क्यों पढ़ने चले गए थे? और हमको दिल्ली ही नहीं, हमको अगर अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिले तो क्यों नहीं जाऊंगा?
हमको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाने का मौका मिला, क्यों नहीं जाऊंगा? इसका मतलब ये थोड़ा है कि जेएनयू खराब है, डीयू खराब है, जामिया खराब है। अरे जब भी उच्च शिक्षा के लिए बेहतर स्थिति हमको मिलेगी तो नेहरू भी गए थे, अम्बेडकर भी गए थे, डॉक्टर लोहिया भी गए थे। नहीं कहना चाहिए कि लालू जी ने सब कुछ कर दिया था, बिहार में सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया था, इतना जरूर किया था, ये इतना नहीं कहना जरूर चाहिए किया था। नहीं, सब कुछ कहा, हमेशा बेहतर की गुंजाइश होती है। हम तो कह रहे हैं कि हर कमिश्नरी में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वाला हॉस्पिटल खोलने का संकल्प था तेजस्वी जी का, और 7 विश्वविद्यालय बिहार में खोले, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय की शाखा, एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में क्यों नहीं दिया बिहार को? ठीक है, मैं बात करती हूँ इस पर, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे, ब्रेक के बाद। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। चलिए एक एक करके जल्दी से जवाब दीजिए। मनीष यादव जी, उसके बाद राधिका खेड़ा जी। रीमा जी, जयंत जिज्ञासु जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब 23,000 के बजट में ही बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने काम कर लिया, और हम आज 3,17,000 पर हैं तो हमने कुछ नहीं किया। जरा इनसे एक सवाल कर लीजिए, अभी कह रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार के कौन से जिले में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मेडिकल कॉलेज खोला था? उस मेडिकल कॉलेज का जरा इनसे नाम पूछ लीजिए, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए। आज बिहार के जिज्ञासु जी नाम बता दीजिए साथ में। ओके, साथ में नाम बताइए जिज्ञासु जी। अब मैं तो कह रहा हूं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले थे। सहरसा में, सहरसा इनको नहीं पता है? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे ना? नाम पूछ रहे हो? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे ना? नाम मैं आपसे क्या कह रहा हूं? नहीं, उस समय अस्तित्व में जितने वहां पर मेडिकल कॉलेज थे, कमाल की बात कर रहे हैं। हमारे प्राथमिकता में उस समय था कि वंचित समाज के लोगों को पहले विद्यालय, पहले विश्वविद्यालय। एक मिनट, नाम बता के खत्म करिए। आप नहीं सुनना चाह रही हैं? एक मिनट मनीष जी, एक मिनट मनीष जी, एक मिनट नाम बताइए। नाम बता दीजिए। जिले में आदरणीय लालू सुन लीजिए प्रसाद जी ने ना, मेडिकल आप सुन लीजिए ना भाई। नाम बता। अरे कमाल की बात कर रहे हैं। 10 रुपए में बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं। आप देख ले, अभी बोलने नहीं देंगे हमको, बोलने नहीं देंगे। अच्छा, हम बताना चाह रहे हैं, नाम बता दीजिए। अरे हम भाई, हम हमारे समय में चाहे दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे भागलपुर मनीष जी, एक मिनट मनीष जी, नाम बता रहे हैं। मनीष जी नाम बता रहे हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। मनीष जी नाम बता रहे हैं। अरे भाई नाम बता रहे हैं वो जयंत जी, एक मिनट सुन लीजिए, नाम बताइए जयंत जी। मैं कह रहा हूं कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री चाहे सहरसा में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे राम जानकी मेडिकल कॉलेज हो, ये तो हमारे पिछले कार्यकाल में हुआ। दो नाम बता दिए, हमारे समय में, दो नाम बता दिए मनीष जी, 2 नाम, ठीक है, 2 नाम बता दिए उन्होंने। यूनिवर्सिटी मधेपुरा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, हजारीबाग में अभी हॉस्पिटल के नाम पूछे थे, हॉस्पिटल के नाम पूछे थे मैंने, विश्वविद्यालय पटना, स्वास्थ्य के नाम पूछे थे ना भाई। राम जानकी क्या लालू जी के समय का है? अरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग केवल झूठ में विश्वास करते हैं, केवल झूठ में विश्वास करते हैं। निर्णय लिया आप अरे भाई तेजस्वी जी क्या थे? क्या है तेजस्वी जी? जयंत जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे विद्वान। जयंत जी अब रुकिए, जयंत जी रुकिए, आप सुनिए उनकी बात। अब नाम बता दिया, बात सुनिए जयंत जी, बात सुनिए, हमारी बात सुनी जाए। रीमा जी हमारी बात सुनी जाए। मनीष जी की आवाज जाएगी सिर्फ। मनीष जी, रीमा जी इन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली पे भी ये बातें कर रहे थे। उन्होंने 3 नाम बताए, उन्होंने 3 नाम बताए। जितने भी ये रीमा जी जितने भी ये नाम बताए, ये लालू जी और राबड़ी जी का समय का नहीं है। हाँ। ये सारा जो नाम बताया ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाई तेजस्वी जी मंत्री थे, उसका गुणगान कर रही है। ओके, ये लालू जी और राबड़ी जी का समय का बात बताए कि किस जिले में मेडिकल कॉलेज लालू जी और राबड़ी जी ने खोला, ये उनका नाम नहीं बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी जी मंत्री थे खोले। अरे भाई आप पहले जयंत जी एक बात हमारी बात सुन लीजिए। हमारे लोग पहले और सीख लेते,
हमारे लोग पहले प्राथमिक विद्यालय तो एक सेकंड सुनिए मनीष जी और जिज्ञासु जी, एक मिनट रुकिए मनीष जी एक मिनट। जयंत जी, आप अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले आपने शुरू में कहा, सुनिए अब एक मिनट, आपने शुरुआत में ही कहा कि तेजस्वी यादव कुछ भी कहते थे तो उनको ऐसे कर दिया जाता था कि रुक जाओ मैं कर दूंगा बाद में। उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती थी जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उनको नादान समझ के उनकी बात मानी नहीं जाती थी। अब आप कह रहे हैं उन्होंने जो भी कहा वो करके दिखाया। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना, या तो उनकी बात सुनी गई या उनकी बात नहीं सुनी गई, एक ही बात हो सकती है। रीमा जी, मैंने बहाली के संदर्भ में बात कही, आपको कैटेगोरिकली कहा कि पब्लिक हाल, दोनों चीजें कैसे होंगी? चलेगा जयंत भाई, पब्लिक हेल्थ केडर की बहाली के संदर्भ मैंने कहा, लेकिन चिकित्सा महाविद्यालय सहरसा का हो, अच्छा मतलब चिकित्सा पर बात सुनी जाती थी लेकिन छात्रों पर बात नहीं सुनी जाती थी, ऐसा था कि चिकित्सा वाले मुद्दे पर तेजस्वी यादव की चलती थी लेकिन बाकी मामलों में नहीं चलती थी जब वो मुख्यमंत्री थे। आपने सुना नहीं है? मैंने सुन लिया, आपने कहा उस मामले में अलग बात थी, इस मामले में अलग बात है। और दूसरा जो मैंने कहा, ये शोरगुल में नहीं सुनाई पड़ा, मैंने कहा कि लालू प्रसाद जी चाहते थे कि हमारे समाज और बिहार के लोग प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, उच्च विद्यालय पहुंचे, महाविद्यालय पहुंचे, विश्वविद्यालय पहुंचे। पहले उन्होंने 7 विश्वविद्यालय खोले और उसके बाद चिकित्सा महाविद्यालयों की जो पहले की स्थिति थी उसको सुधारा और उसकी सीटों की संख्या बढ़ाई एमबीबीएस। ठीक है, एक एक करके ठीक, चलिए। इंटरप्रिटेशन का मामला है। अब ये प्राथमिक शिक्षा पे बात कर रहे थे, ये अभी प्राथमिक शिक्षा पे बात कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश समय में खुले। अरे भाई रुक जाइए जिज्ञासु भाई, रुक जाइए, काहे बेचैन है? व्याकुलता की क्या बात है? अरे व्याकुलता की बात क्या, थोड़ा ध्यान रखिए ना। नहीं लेकिन ये सीरियस मैटर है, ये सीरियस मैटर है। एक मिनट रुकिए, प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं। जिज्ञासु जी जवाब सुनिए। हम चाहते ही हैं, थोड़ा धैर्य रखिए जिज्ञासु भाई, थोड़ा धैर्य रखिए। हम चाहते हैं कुत्ते क्यों बिचरते हैं बेड पर? अरे अच्छा ठीक है जिज्ञासु भाई, थोड़ा धैर्य जिज्ञासु भाई, मैं जानता हूँ, मैं भी इसी बिहार का वासी हूँ, मैं दिल्ली का वासी। अरे भाई बीच में मत रनिंग कमेंट्री कीजिए ना जिज्ञासु जी, अब सुन लीजिए एक मिनट, बोलिए। मैं तो सुनता ही हूँ भाई, बीच में आप ही सवाल करवाती हैं कि हाँ पूछिए तब मुझे बोलना पड़ता है। पूछना तो पड़ेगा ना, क्या जिज्ञासु भाई कह रहे थे शिक्षा में काम किया, शिक्षा के क्या हालात थे पहले ये सब लोग जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने प्रत्येक पंचायत में +2 स्कूल खुलवाया, लड़के लड़कियां जो और बिना परीक्षा लिए देख लीजिए भाई, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, डिग्री लाओ नौकरी पाओ भाई। हम लोग अब मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा, मेरे पास कोई चारा नहीं बचता है जब इस तरह से रनिंग कमेंट्री होती है तो कोई चारा नहीं बचता फिर म्यूट करने के अलावा। एक एक करके बात कीजिए प्लीज, वरना फेडर डाउन करना पड़ेगा मुझे। अरे आपके समय डिग्री मिल, जब स्वयं तेजस्वी जी डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए तो आप दूसरे की बात क्या कर रहे हैं भाई? ये ऐसा बिहार देश का दुर्भाग्य होगा कि जिसके माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हो और उनके पुत्र शिक्षा नहीं प्राप्त किए हो। क्या ऐसा देश में कहीं हुआ है? क्या ऐसा देश में हुआ है? क्या कहीं ऐसा देश में कहीं हुआ है? नहीं लेकिन राधिका खेड़ा जी, एक मिनट रुकिए, राधिका खेड़ा जी को लाइए फ्रेम में। राधिका जी ये बात लेकिन मुझे लगता है ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव की जो भी डिग्री है, एक मिनट रुकिए, अब मेरा सवाल उनसे है, राधिका जी से। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर है मीसा भारती, अब भले ही पुत्र ने डिग्री नहीं प्राप्त की हो लेकिन पुत्री तो एमबीबीएस डॉक्टर बन गई ना। हालांकि मैंने उनका जब वो पूरा रिसर्च सर्च किया तो मुझे नहीं पता लगा उन्होंने प्रैक्टिस क्यों नहीं की डॉक्टर बनने के बाद, किस कॉलेज में वो कहां से, मतलब पूरा उनका जो डिटेल थी वो नहीं पता लग पाई, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो मीसा भारती। जब सब यहाँ पे शिक्षा की बात करें, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, वो क्यों नहीं पढ़ रही, क्यों नहीं प्रैक्टिस करें, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। उनको प्रैक्टिस करना है नहीं करना है, क्या घर की स्थिति है, क्या है, कहाँ से डिग्री है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं कुछ आंकड़ों के ऊपर चर्चा करना चाह रही हूँ। यहाँ पे बार बार बात हो रही थी कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में बिहार ये था वो था, तो मेरे पास यहाँ पे आंकड़े हैं। 2005 में प्रति व्यक्ति आय, जब राबड़ी देवी की सरकार थी तो प्रति व्यक्ति आय 8,223 रुपए थी। आज 2025 में 66,828। तो बिहार कहाँ था और कहाँ से कहाँ आया है वो सामने है। यहाँ पे लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि किसानों के लिए क्या कर दिया, महिलाओं के लिए क्या कर दिया, तो इस बजट की ही बात हो रही थी। हम आज के ऊपर बात करते हैं, पहले क्या था क्या नहीं था, उसका जवाब बिहार की जनता रीमा जी बखूबी देती आ रही है और इसीलिए 20 साल से नीतीश जी बार बार
सरकार बनाते आ रहे हैं और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव बाहर है। आज हमने अपने बजट में महिलाओं के लिए 6 बड़ी सौगातें लेकर आए, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा प्रमुख है। महिलाओं को स्कॉलरशिप दी जा रही है, छात्राओं को स्कॉलरशिप 1000 से बढ़ाकर 2000 प्रति महीना कर दी है। महिलाओं के लिए बस सेवा प्रमुख शहरों में शुरू हो चुकी है, जिसमें यात्री हो, ड्राइवर हो और कंडक्टर भी सभी महिलाएं होंगी। महिलाओं के लिए वाहन प्रशिक्षण केंद्र बन चुके हैं, जहां पे नए नए प्रशिक्षण दिए जाएंगे महिलाओं को। महिला हाट शुरू कर दी गई है पटना में, उसकी स्थापना होगी, जिसमें उद्योगों का बाजार उपलब्ध किया जाएगा। शादी सहायता योजना लेकर आए हैं और किसानों के लिए भी, ये कह रहे थे किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आज गिनवा रही हूँ क्योंकि ये लोग चिल्लाते रहेंगे, ये करते रहेंगे, तू मैं करते रहे, पर ये बातें आपके व्यूअर्स तक पहुंचने के लिए जरूरी है। एमएसपी पर खरीदी हो रही है, अरहर और मूंग की फसल पे एमएसपी पे सरकार खरीदी करेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। कृषि विकास के क्षेत्र में सुधार के लिए 13,483 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सस्ती बिजली किसानों को दी जाएगी, सस्ती कनेक्शन सब्सिडी दी जाएगी, सिंचाई की सुविधाएं, नई सिंचाई की योजनाएं, जल प्रबंधन के लिए ध्यान दिया जा रहा है ताकि खेती में लागत कम हो। सब्जी उत्पादन की समितियां बनाई जा रही हैं, किसानों के लिए नई सुविधाएं, गांव में सड़क, बिजली और सिंचाई की सुविधाएं। तो हम लगातार सशक्त करने का हर वर्ग को काम कर रहे हैं। और ये बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन पे भी मैं थोड़ा सा इनको ज्ञान दे देती हूँ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के समय पे पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। जैसा मैंने कहा, स्कूल में शिक्षक नहीं थे, प्रिंसिपल्स नहीं थे। 1990 से लेकर 2005 तक उनकी सरकार में बिहार का शिक्षा बजट नगण्य था, बजट ही नहीं था आप लोगों के पास। बिहार में किस तरीके से शिक्षा घोटाला हुआ, किस तरीके से कितने घोटाले हुए, अरे जिन लोगों ने पशुओं का चारा नहीं बख्शा, वो बिहार की जनता के लिए क्या किए होंगे, ये बिहार की जनता जानती है। जिज्ञासु जी जवाब दीजिए, आज तक वापस नहीं आए। जिज्ञासु जी जवाब दीजिए। हमारे समय में साक्षरता दर, मैंने कहा कि भारत का जितना था 27%, हमारे समय में 31% की दर से बढ़ रहा था। ये राबड़ी जी के समय की बात कर रहा हूँ, 1 दशक की बात कर रहा हूँ। हम कभी परसेप्शन के आधार पर बात ही नहीं करते। दूसरा कहा महिलाओं के लिए, 1992 में भारत का पहला सूबा है बिहार, माने कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट में भी नहीं था कि कामकाजी महिलाओं को 2 दिन के विशेष अवकाश की सुविधा दी जाए। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो आपको मालूम है, जिस महिलाओं के जीवन में कई तरह की परेशानियां होती हैं, उसको 50 साल के बाद की जो वर्किंग वुमेन है उसको खत्म कर दिया। तो ये महिलाओं के प्रति इनका रवैया है। फिर कहा गया कि भाई इन लोगों के समय में शिक्षा का बजट ऐसा था वैसा था। हमारे समय में बहाली बीपीएससी के जरिए हुए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए, इसलिए 94 में बिहार में पहली मर्तबा बीपीएससी के जरिए 25,000 शिक्षकों को बहाली। राबड़ी जी के समय में हाई स्कूल में बहाली, कल्याण विभाग में बहाली, और जो कॉलेज में जो अध्यापक बहाल किए गए थे वो 1300 लालू जी के समय में 96 में, फिर 1050 लोगों की बहाली 2003 में, और क्वालिटी के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस बार जो 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई उसमें मनाते थक गए थे तेजस्वी जी, तब कहीं जाके नीतीश कुमार जी माने अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो बीपीएससी के जरिए बहाली होगी। वो तो डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं सुनी जा रही थी उनकी। तो हमने तो काम करवाया, क्यों थे सरकार में वो जब उनकी चलती नहीं थी, तो सिर्फ नाम के लिए पोस्ट दे रखी थी क्या? आप सुनना नहीं चाहती हैं, सुनी नहीं हो, तब से एक ही बात बोल रहे हो कि उनकी सुनी नहीं जाती थी। सरकार चलती है तो नई शिक्षक नियमावली हम लोगों ने बनवाई और हमने काम किया, और जो नियोजित शिक्षक भी थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा 4.5 लाख लोगों से ज्यादा दिया। एक तरह का काम करेंगे 2 तरह का हमको वेतन मिलेगा, क्यों ऐसा? तो ये सारा का सारा काम उनके समय हुआ। घोष शिक्षकों की बात कर रहे हैं, घोष शिक्षकों की बात कर रहे हैं। वहां पे शिक्षकों को भूत कहा जाता था क्योंकि वो थे नहीं, शिक्षक थे नहीं, क्लासरूम खाली थी। सबसे बड़ा शिक्षा का घोटाला आप लोगों ने किया। घोष शिक्षक याद है ना? आप तो बिहार से मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। धरती पर नहीं रहती है, ब्लैक होल में रहती है। अच्छा, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो 20 साल से आप लोग शिक्षा में क्यों नहीं आए? बताएंगे 20 साल से सरकार में क्यों नहीं आया? जी राबड़ी जी के समय बिहार में कौन शिक्षक की भर्ती हुई बताएंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ भाई, 1994 आपने नहीं सुना, भाई आपने अभी कहा नहीं सुना, शिक्षक की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। राबड़ी देवी जी के समय कौन से शिक्षक की बहाली थोड़ा बताएंगे आप? आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम तो तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। 99 की बहाली आपको नहीं मालूम? 99 और 2000 ईस्वी के समय की बहाली आपको नहीं मालूम है? अरे भाई राबड़ी जी के समय कौन शिक्षक बहाल हुए, थोड़ा नाम तो बता दीजिए उसका। कमाल की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना भाई, कल्याण विभाग में, हाई स्कूल में 2000 ईस्वी में, थोड़ा बता दीजिए राबड़ी जी के समय। रीमा जी, शिक्षक किस तरह का होता है आपको नहीं पता है?
कैसे कैसे एक मिनट सुनिए, मैं एक मिनट आंकड़ों पर तो मैं जा ही नहीं रही। एक मिनट, आंकड़ों पर बहुत बात हो गई, मैं सिर्फ एक बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ। वाला शिक्षक नहीं, डिग्री लाओ वाला शिक्षक नहीं। नीतीश जी के शासनकाल में, एक मिनट जिज्ञासु जी, एक सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक मिनट, एक सेकंड, सुनिए, एक सिंपल सवाल, मनीष जी, एक मिनट, मनीष जी, दोनों को एक मिनट, मनीष जी 2003 में 2001 का जिज्ञासु जी, एक सिंपल सवाल है, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, फेडर डाउन है। अब पहले मेरा सवाल सुनिए आप। सवाल बहुत ही सिंपल है जिज्ञासु जी। रात के 10 बजे तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, उनके शासनकाल में महिलाओं की रात के 10 बजे क्या घर से निकलने की स्थिति थी? और आज की डेट में पूरे बिहार में क्या महिलाओं की 10 बजे के बाद निकलने की स्थिति में कोई अंतर आया है? नहीं, सीधा जवाब दीजिए, मुझे इसमें आंकड़ा नहीं चाहिए। आप बताइए, क्या रात के 10 बजे लड़की आराम से जीन्स पहनकर निकल सकती थी उस टाइम पर? लड़कियां जींस पहन के भी निकलती थी, सूट पहन के भी निकलती थी और साड़ी पहन के भी निकलती थी। अगर आपको नहीं जानकारी है तो उसका मैं क्योंकि वहां जाकर देख चुकी हूँ और क्या क्या होता था उस पर मैं बात नहीं करना चाहती, मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहती थी। अब आप अगर उसको नहीं बता रहे हो तो अलग बात है। रीमा पारासर कुछ और देखा, मेरी बहन लतिका रत्नम ने कुछ और देखा। आपकी अपनी सच्चाई है, मेरी बहन की अपनी सच्चाई है। मेरी माँ शांति कुमारी ने आपका सच राधिका खेड़ा, मैं एक ही लाइन में इसका जवाब दे देती हूँ और मैं अपने शब्दों से नहीं, पटना हाईकोर्ट के शब्दों में कहूंगी, जिसने पटना हाईकोर्ट ने कहा था जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज होता था कि बिहार में जंगल राज है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ना ये आम जनता ने कहा, अरे हाईकोर्ट ने कहा, और राज सत्ता के तरफ धकेला जाता था। तोंद वाले अंकल आपके मुख्यमंत्री के यहाँ के लोग किस तरह का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं? आप फालतू बात करेंगे तो हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। गुजरात में 40,000 महिलाएं लापता हो गई हैं। चिल्लाती रही है, मालूम है? जिज्ञासु जी, मेरे ख्याल से जो दर्शक इस शो को देख रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, अभी वो हंस रहे होंगे अगर आप गुजरात से बिहार के उस वक्त का कोई तुलना करते हैं तो। गरबा के समय में भी मैं गुजरात जाके देख चुकी हूँ कि रात के 3 बजे लड़कियां खुद स्कूटर चला करके, खुद स्कूटी चला करके गरबा से वापस भी आती है, गरबा में जाती भी हैं। लेकिन बिहार की वो हालत, जब खुद रिपोर्टिंग करते हुए वहां के जनता वो कहती थी कि 8 बजे के बाद आप कैमरा लेकर मत निकलिए, वो दिन भी हमने देखे हैं। इसलिए प्लीज दोनों में कोई तुलना मत कीजिए, लोग हंसेंगे, मत तुलना कीजिए, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जब कोर्ट की टिप्पणी आ जाती है ना तो चुप हो जाना चाहिए। रीमा जी, मुझे नहीं मालूम कि आप किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। ये मानसिकता की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात नहीं है, हकीकत की बात हो रही है। नहीं निकलता। दुष्यंत नागर को फ्रेम में लाइए। कांड इस 1 घंटे के डिबेट में एक बार आपके मुंह से नहीं निकला। क्या मासूम बच्चियों के साथ क्या हुआ? एक बार क्या निकलना 1 घंटे में? क्या नहीं निकला मुंह से? क्या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का आप जिक्र क्यों नहीं करती हैं? मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा कि रात के 10 बजे 20 साल पहले की हालत और अब की हालत में क्या फर्क है? मैंने आपको अपनी दास्तान बता दी, फिर भी आप उसको घुमा रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, आपको भी कोई अंतर नहीं दिख रहा है क्या? क्योंकि खुद राहुल गांधी, खुद प्रियंका गांधी, खुद आपके नेता इस बात को उठा चुके हैं। उजाले में क्या होता था मुजफ्फरपुर में, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप रात के अंधेरे की बात कर रही हैं। मासूम बच्चियों के साथ क्या होता था? गवाहों को गायब किया गया। धारणा के आधार पर आप डिबेट कराएंगी और करती हैं, और किसके लिए आप काम करती हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जो है अपना अनुभव यहाँ बयां कर रहे हैं, तो मैं भी अपना अनुभव बयां कर रहा हूं। मैं भी देश की लड़की हूं ना, हम भी काम करने के लिए निकलते हैं। क्या हमें अपना अनुभव नहीं बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ? हम रिपोर्टिंग करने और शो करने के लिए गोपालगंज गए और वहां पर राबड़ी देवी जी के भाई, जो कि उस वक्त इतने पावरफुल थे, गनर उनके साथ में आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ तो क्या मुझे नहीं बताना चाहिए क्या हुआ था उस समय में रिपोर्टिंग करते हुए? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं बायस होकर बात कर रही हूँ। हमारे साथ जो हुआ वो हम नहीं बताएंगे कि रिपोर्टिंग करते हुए क्या क्या सामना करना पड़ता था। जैन जिज्ञासु जी, हमें एक महिला होने के नाते क्यों नहीं बताएंगे? हम बिल्कुल बताएंगे। दुष्यंत नागर, किसी सामंत दुष्यंत नागर उठाकर देख ले, बिल्कुल बताऊंगी मैं। बहुत गंभीरता के साथ देखिए, श्रीमती राबड़ी देवी जी भारत के लोकतंत्र के सजीव चित्र का, वे महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। किस मजबूती के साथ उन्होंने राज्य में शासन को चलाया। आप हंस रहे हैं, आप एक महिला के ऊपर हंस रहे हैं। आपके जैसा क्यों बनी थी? आपके जैसा अपने मैंने पति की व्यक्ति सीट बचाने के लिए परिवारवाद
राबड़ी देवी जी है, और आप कह रहे महिला सशक्तिकरण। अगर महिला सशक्तिकरण होता लालू प्रसाद यादव की थी और महिला को मुख्यमंत्री बनाते, राबड़ी देवी को नहीं। मैंने आपको बहन माना और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे आज आप राबड़ी जी ने मैंडेट पाया, अपने नेतृत्व में चुनाव जीता, आप उन महिला के लिए हंस रहे हैं जिनके लिए यूएन तक ने तारीफ की है, जिन्होंने सरप्लस बजट पेश किया बिहार का। यह दर्शाता है कि आप लोगों की एक महिला के प्रति क्या सोच हो सकती है। मुझे बड़े दुख के साथ और बड़ी वेदना के साथ ही कहना पड़ रहा है। आपने हाईकोर्ट की टिप्पणी की बात करी, दुष्यंत नागर जी, मुझे अच्छा लगता अगर अभी जो टिप्पणी मेरे ऊपर की गई, मैंने अगर अपना एक्सपीरियंस बताया तो आपके सहयोगी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ज्ञान मुझे मेरे बारे में भी दे देते, मुझे अच्छा लगता कि मैं भी एक महिला हूं, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे अपना दर्द बताने की जरूरत नहीं है, रिपोर्टिंग करते हुए हमें क्या सामना करना पड़ा बिहार में वो नहीं बताना है, तब महिला की इज्जत नहीं होती है। दुष्यंत नागर, मुझे अपनी माँ का जिन सज्जन का आपने नाम लिया, सिर्फ आप ही करेंगे। सज्जन का आपने नाम लिया, उनका वर्तमान में आरजेडी से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक राज्य सरकार के बारे में ऐसी कठोर टिप्पणी की थी, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। हाई कोर्ट की एक टिप्पणी श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार के कार्यकाल को के उपलब्धियों को धूमिल नहीं कर सकती। ठीक है, इतना बड़ा सामाजिक आंदोलन बिहार में, उत्तर प्रदेश में अगर हुआ तो उसमें लालू राबड़ी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपने पूर्व में कहा कि जेएनयू में पढ़ने के लिए क्यों आया है जिज्ञासु, मैं जवाब देना चाहता हूं आपको, आपके प्रश्न का। जिज्ञासु को वहां अच्छे विद्यालय मिले, अच्छा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तो ये ग्रेजुएशन करके पीजी करने के लिए दिल्ली आए हैं। ठीक है, ये उपलब्धि है जिसको आप सरकार की नाकामी बताने का प्रयास कर रही हैं। आप बता दीजिए पिछले 15 वर्ष में क्या हुआ है बिहार में। ठीक है, मनीष यादव जी जवाब देंगे। पूरे देश में घूम रहा है, नौकरी पलायन कर रहा है, मनीष कुमार कितने रोजगार उपलब्ध कराए बता दीजिए। जवाब दे रहे हैं। मनीष यादव जी से पूछना चाहता हूँ, राधिका बहन मनीष जी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक महिला को अपमानित करने का कार्य हो रहा है। नहीं करना चाहिए, महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, ना जिज्ञासी जी को करना चाहिए, ना आपको करना चाहिए। हम लोगों से ज्यादा महिलाओं का कोई सम्मान ही नहीं कर सकता है। हम लोग रेपिस्टों की पार्टी में नहीं रहते हैं। जिज्ञासु जी, फिर इतिहास, जिसने थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा है ना बिहार का, तो फिर वो पन्ने खोलेगा और बताएगा कि महिलाओं के साथ किसने क्या किया वहां पर, स्टूडेंट्स के साथ कौन अपहरण करता था और कौन कौन से कांड कटे हैं वहां पर। ये सारा इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिज्ञासु जी, इसके ऊपर मुझे डिबेट नहीं करनी है। इस देश की महिला लड़कियों को उनका किस तरह से अपहरण करके उनको कहां पर रखा जाता था और उसके बाद उनके साथ क्या होता था, उनका शव कहां मिलता था, इस पे पूरे सीजन बन चुके हैं सर। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। क्यों बुलवा रहे हो मुझसे, क्यों बुलवा रहे हो? मनीष जी जवाब देंगे। अरे क्यों बुलवा रहे हो मनीष जी? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर आपके लब मनीष यादव जवाब। अच्छा जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। पहले बिहार की पहचान पूरे देश में क्या थी ये पूरा देश के लोग जानते हैं। और जिज्ञासु भाई अभी बोल रहे थे कि राबड़ी देवी जी के समय क्वालिटी शिक्षक की बहाली हुई है। जिज्ञासु जी, आपके थोड़ा ज्ञान में मैं वृद्धि कर दूं, मेरे पास ये मोबाइल है, मैं आप ही के लिए खोल के निकाला हूं। 2003 में सहायक शिक्षक की बहाली निकली थी और उसमें जो ट्रेंड शिक्षक थे उनको उसमें नहीं रखा गया था, और जो अनट्रेंड लोग थे उसको भी उसमें शामिल किया। लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट जाने के कारण वो बहाली स्टे हो गई थी, कोर्ट का मामला कोर्ट में चला गया था। और राबड़ी देवी जी ने अरे 2003 की बहाली की बात करो ना जी। अरे पहले हमारी बात तो सुन लीजिए ना। अरे पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी 1500 रुपए प्रति महीना के लिए, 11 महीना के लिए पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी। पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली 11 महीने के लिए हुई थी कि नहीं? पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली 11 महीने के लिए हुई थी कि नहीं? पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी कि नहीं 11 महीने के लिए? पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी कि नहीं 11 महीने के लिए? जिज्ञासु जी, हर बात पर सिर्फ ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। जिज्ञासु जी, झूठ का कुछ सवालों के सीधे जवाब भी देने पड़ते हैं। बिहार की जनता सब जानती है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली के लिए कौन सा कार्य आपके नेता ने किया है ये बिहार की जनता जानती है। केवल झूठ बोलने से, केवल झूठ बोलने से आपका काम नहीं चलेगा। केवल झूठ बोलने से आपका काम नहीं चलेगा।
आप चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा पर, किसी चीज पर बात कर लीजिए। जो बहाली हुई वो बीपीएससी के जरिए हुई थी कि नहीं 94 में? इसका जवाब क्यों नहीं देते? अरे भाई, आप 2000 राबड़ी जी के समय पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली 11 महीना के लिए 1500 रुपए प्रति माह पर हुई थी कि नहीं हुई थी? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। एकमात्र व्यवस्था आप इसका जवाब दीजिए। पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी 1500 रुपए प्रति माह, बहाली हुई थी कि नहीं? बीमारी हो गई है, आपको डिजीज हो गई है। चलिए ठीक है, जैन जी क्या लोग रीमा जी, आपके झूठ का मैं पोल खोल रहा हूँ। जिस प्रकार से आप लोग झूठ की खेती करते हैं, उसका मैं पोल खोल रहा हूँ। हमने 2003 में झूठ की खेती करते हैं आप लोगों लोग। को कॉलेजों में नियुक्त किया। ठीक है, जैन जी ग्यासु जी, आपकी आवाज बंद की है अभी। अंत में मुझे सिर्फ ये कहना है कि मेरे ख्याल से आप जेएनयू में हैं और डॉक्टर आपके नाम के आगे लगा हुआ है, इतनी रिसर्च करके आनी चाहिए कि कम से कम आप आज की डेट की बात करें, लेकिन पुराने इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और इतिहास के बारे में ना, बिहार में जो कुछ हुआ वो सबको पता है, इसलिए चैनल पर बैठकर सिर्फ ब्लेम करना और झुटलाना, उससे काम नहीं चलता। फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए और फैक्ट्स का जवाब फैक्ट्स से देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए मुद्दा जाहिर तौर पर बिहार चुनाव का है, और बिहार चुनाव में तो कहा जाता है ना, बच्चे बच्चे को वहां राजनीति की समझ होती है। तो ना तो इतिहास को बदला जा सकता है और ना ही उन आंकड़ों को बदला जा सकता है जिसको लेकर कोर्ट तक ने टिप्पणी की थी, जंगल राज। ये हमारा दिया हुआ शब्द नहीं है, ये अदालत की तरफ से दिया था। अब उसमें कितना बदलाव तेजस्वी यादव ला पाएंगे, ये कहने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव में जनता जनार्दन है और उसी को तय करना है कि किसके दावों में कितना दम है। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।